बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द फोर्स एंड इट्स टाइप्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मुतल्लिका टाइप्स जो हैं उससे रिलेटेड टाइप्स के ऊपर बात की जाएगी कि किस तरह से हम फोर्सेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इन देयर डिफरेंट टाइप्स, उसके ऊपर बात करेंगे। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 एंड इट्स रिलेटेड टू द आवर class our course the main subject or degree that is the basic for BS Food Science and Technology evening program fall 2021. So in the last lectures we have discussed about the two-dimensional motion and three-dimensional motion और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी किसी मोशन को अगर आप सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शंस के हिसाब से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वी हैव टू डायमेंशनल मोशन और इसकी केस स्टडी के तौर पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को स्टडी किया था। नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द थ्री डायमेंशनल मोशन। हमने किसी भी बॉडी की पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस तरह से हम थ्री डायमेंशन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सारी बातों के मुतालिक पढ़ा था। आज का जो लेक्चर होगा उस मेन कंसर्न और उस कॉज के बारे में होगा जो लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस की गई थी और वो क्या है, दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी बातें की हैं अगर आप गौर करें तो उसके अंदर हमने यही कहा था कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है या बॉडी स्टॉप कर रही है और बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ रही है या फिर मूविंग पोजीशन से रेस्ट पोजीशन में जाती है। बट वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलरली बाय द बॉडी इज मूविंग। तो कौन-सी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से जो रेस्ट वाली बॉडी है वो मूव कर जाती है जबकि मूविंग बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? एंड द मेन रीज़न इज़ द फोर्स। तो द कांसेप्ट ऑफ फोर्स जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वो पर्टिकुलर कांसेप्ट है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में और रेस्ट वाली बॉडी को मूविंग पोज़ीशन पे लाया जा सकता है एंड इट्स ऑल ड्यू टू द एजेंसी दैट इज़ द फोर्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस कि कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की हो सकती हैं। हम आज के लेक्चर के अंदर वो भी देखेंगे और उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन-कौन सी टाइप्स जो है फोर्सेस की अवेलेबल हैं, उसको भी डिस्कस किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन किस तरह से हम फोर्सेस की टाइप्स बना सकते हैं और जो कि ज़्यादा जनरलाइज़्ड वे में एक्सप्लेन कर सकें कि फोर्सेस कैसी होती हैं और उनकी नेचर कैसी होती है। और अगर देखा जाए तो हम किसी भी फोर्सेस को उनके कॉन्टैक्ट बेस्ड बॉडीज़ के हिसाब से देख सकते हैं। तो कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी जो कि कॉन्टैक्ट रिक्वायर करती हैं, फिज़िकल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जबकि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिन्हें कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हम उन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। सो व्हाट इज़ द कांसेप्ट ऑफ फोर्स? फोर्स क्या चीज़ है? वी कैन डिफाइन द फोर्स in many ways. Let's start with the basic one. So, an agency which is capable to change the state of motion of the body is called the force. तो अगर हम बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फोर्स इज बेसिकली द एजेंसी है जो कि किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को किसी भी बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको एक्सप्लेन उसको चेंज करने की कोशिश करती है या कर देती है। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ मोशन मीन वी हैव आइदर रेस्ट मोशन रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी या फिर मूविंग स्टेट ऑफ द बॉडी। तो उस हवाले से हम इसको स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। वो दो होती हैं, रेस्ट वाली या फिर मूविंग वाली। तो उस हवाले से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट स्टेट और मूविंग स्टेट। सिमिलरली इसी बात को आगे बढ़ाएं तो आप इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनी इन्फ्लुएंस व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। तो हर वो इन्फ्लुएंस, हर वो चीज़, हर वो शय, हर वो असर रखने वाली चीज़ जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है, इट इज़ कॉल्ड द फोर्स। सिमिलरली इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। अगर आप किसी चीज़ पे पुश करते हैं या पुल करते हैं अपनी तरफ तो एक्चुअली यू आर अप्लाइंग द फोर्स। सो दिस इज़ कॉल्ड द पुश एंड पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। और इन अ वेरी पर्टिकुलर वे और इन अ वेरी यू कैन से फिजिक्स के हवाले से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड बेसिकली द फोर्स। तो आप इसको भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगर देखा जाए तो जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, यू हैव अ बेसबॉल बैट और आप इस बैट से बेसबॉल को हिट करते हैं। बेसबॉल जो है वो आपकी तरफ आ रही है, जबकि आप जब इसको हिट करते हैं तो यू वांट टू थ्रो इट अवे फ्रॉम योर पोजीशन। तो आप देखते हैं कि आप जितनी ज़ोर से बैट को इसके साथ हिट करेंगे वो उतनी दूर जाएगी और उतनी जल्दी जाएगी। सो एक्चुअली दिस बैट इज़ प्रोवाइडिंग सम एडिशनल force which change the position, which change the motion of the body of the baseball। तो इस वजह से ये आप इसको यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे, whenever you try to push something, just like in this way you can say uh, person in pushing the car, तो आप इस पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ योर हैंड। सिमिलरली हॉर्स राइडिंग के लिए भी आपके पास यहाँ पे यही है कि आप इसे हॉर्स और कार्ट का जो है कि आप कार्ट पे बैठ जाते हैं और हॉर्स जो है वो फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, आप मूव कर पाते हैं और अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाते हैं। तो इट्स बेसिकली द फोर्स दैट इज अप्लाइड फ्रॉम द हॉर्स, जो कि कार्ट को आगे की तरफ मूव करवाता है। सिमिलरली we can also define some characteristics of the force that is very important। as you can see here, किसी भी फोर्स की जो करैक्टरिस्टिक है वो दो बुनियादी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। वो कौन-कौन सी हैं जी? दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। याद रखिएगा, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिमिलरली द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो जब भी हम बात करेंगे तो जो फोर्स होगा उसका यूनिट होगा जी न्यूटन, और उस हवाले से जो है हम इसको हमेशा न्यूटन में मेज़र करेंगे। जब भी हम फोर्स प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे तो व्हेनेवर वी हैव टू वर्क विद दी एनी सैंपल प्रॉब्लम जो कि फोर्स के साथ रिलेट करती हैं, तो उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि यू हैव टू अप्लाई दैट, रियलाइज दैट कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगती है। याद रखिएगा, आपने सबसे पहले जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो फोर्स की डायरेक्शन है, और ये जो है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओरिएंटेशन वाली जो लाइन होती है, हम उसे उसकी लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी। और इसी तरह से आपने अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो वो थीटा के हिसाब से की जा सकती है। और जबकि जब भी आप किसी भी फोर्स वेक्टर को बनाएंगे और उसका जो टेल होगा ऑलवेज वहां से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपकी फोर्स जो है वो लग रही होती है। इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉक्स के ऊपर लगने वाली जो टोटल फोर्स है, अगर देखें तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आप इधर से इनके दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। द टोटल फोर्स इज बेसिकली अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर एंगल, और ये आपके पास एफ आ जाएगा, टोटल फोर्स बन जाती है। एंड दिस इज ओरिएंटेड अलोंग सम एंगल थीटा। तो उस हवाले से आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो वी हैव हियर एफ एक्स कंपोनेंट, वी हैव एफ एक्स एफ वाई कंपोनेंट। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू दी एफ कॉस थीटा। तो आप यहाँ से एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इफ़ यू नो अबाउट दी डायरेक्शन, इफ़ यू नो अबाउट दी फोर्स टोटल वैल्यू, तो आप उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड दी एफ वाई साइन थीटा। तो इस तरह से आपके पास कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट आ जाएंगे, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो आप इन कंपोनेंट्स को लेते हुए इजीली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और वो बराबर आ जाएगी एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। और यूं आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है, मैग्नीट्यूड आ जाती है फोर्स। So you have here the total magnitude of the force, and this is the F component, F magnitude. Similarly, if you are interested to compute the direction, तो वो निकाली जा सकती है, और it is will be equal to the tan inverse here Fy over Fx। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्शन भी आ सकती है और मैग्नीट्यूड भी आ। अगर आप गौर करें तो इन बातों के ऊपर, तो वी हैव लॉजिकली से दैट कि ये वो सारी बातें हैं जो आपने वेक्टर कंपोनेंट्स में पढ़ी थी और टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए हैं। तो याद रखें कि ये आपके पास जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हम
पर्टिकुलरली पढ़े होंगे तो वो सारी की सारी बेस वही बनने की होगी जो हमने वो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेट करती हैं। तो इस तरह से आपने 3 बातों का ख़्याल रखना है, जब भी फ़ोर्स प्रॉब्लम होगी तो आपने लाइन ऑफ एक्शन को चेक करना है, डायरेक्शन को चेक करना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेक करना है। सिमिलरली अगर हम देखें तो हम किस तरह से फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, देन द फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेजर पार्ट्स एज पर डिपेंडिंग अपॉन आइदर दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होंगी जिनके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इन द डेफिनेशन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और ये बिटवीन दी 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके लिए मिनिममली, और उनके कॉन्टैक्ट के तौर पे ही ये अप्लाई हो सकती हैं। एज़ यू कैन सी हियर, आपके पास अप्लाइड फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स होगी और टेंशन वाली फोर्स है। ये सारी की सारी वो फोर्सेस हैं जो कि कॉन्टैक्ट वाली फोर्सेस हैं और इनके लिए हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं जिनके लिए हमें किसी किस्म की कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है और वी जस्ट ओनली वांट हियर जस्ट द लोकेशन and the force field. So it is produced when the object is located within the force field and there is no need of physical contact. तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी हियर, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके अंदर एक बॉडी जब दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उनके दरमियान किसी किस्म का भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स है और इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स है। तो आइए देखें कि ये जो फोर्सेस हैं, टाइप्स हैं, इनको विजुलाइज किया जा सकता है और ये किस तरह से हमें बताती हैं कि ये डिफरेंट नेचर की हैं। वी हैव सम पर्टिकुलर एग्जांपल जो ये एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये जो है आपके पास कॉन्टैक्ट ज़रूरी है इनका। एज यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन इज द केस जब आप किसी गाड़ी को पुश करते हैं और उसको धक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दोनों हैंड्स गाड़ी के ऊपर रख के फोर्स लगा रहे होते हैं। तो एक्चुअली यू मेड अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट विद द पर्सन। सो इट्स मीन आपके हैंड्स की वजह से ये फोर्स अप्लाई की गई है कार के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड द फिजिकल कांटेक्ट और ये कहलाती है अप्लाइड फोर्स। दिस टाइप ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। इट इज़ अ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो पर्सन की तरफ से लग सकती है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ से लग सकती है। सिमिलरली एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, आपके पास सबमरीन जो है वो वाटर में से पास करती हुई आपके पास आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर कि आपके पास इस सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबमरीन को मूव करते हुए रेजिस्टेंस फील होती है एंड दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ड्रैग फोर्स। इट इज अ फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड। तो याद रखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से गुजरता है तो वहां से जो फोर्स इसको एक्सपीरियंस होती है, अपोजिंग फोर्स, इट इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। जस्ट लाइक जब से ही आप किसी बस वगैरह पे सफर कर रहे हैं तो आप अपना हाथ उस बस से बाहर निकालते हैं तो आपको बैकवर्ड पुश महसूस होता है, अपने हैंड के ऊपर प्रेशर फील होता है। दैट फोर्स इज बेसिकली द ड्रैग फोर्स। बिकॉज एयर जो है वो भी फ्लूइड होती है तो इसलिए आपके पास ये दोनों बातें जो हैं वो लिक्विड और फ्लूइड एयर दोनों पे लगाई जा सकती हैं। इन दिस सिचुएशन, जो कि तीसरी सिचुएशन है, वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास दिस इज द ब्रेक ऑफ द बाइसाइकिल एंड दिस इज द टायर ऑफ द बाइसाइकिल और ये आपके पास रिम है। तो जैसे ही आप इस बाइसाइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये जो ब्रेक्स हैं ये इनवर्ड की तरफ मूव कर जाती हैं और टायर जो है वो सर्कुलरली मूव कर रहा होता है। तो दोनों ही जैसे अटैच होते हैं तो ड्यू टू दिस वन दोनों एक दूसरे के सरफेस के ऊपर रब होना शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू रबिंग वी से दैट कि ये रब हो रही हैं जिसकी वजह से वी गॉट अ फ्रिक्शन है। तो सच फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक्स आर कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, द फोर्स दैट इज रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। In the same way, we have another three examples, that is the normal force. This one is the first way, is the normal force. जब आप किसी टेबल के ऊपर कोई बुक को रखते हैं तो बुक के ऊपर एक टेबल की तरफ से एक फोर्स लगती है अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मल फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। इन द सेम वे आप कह सकते हैं इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी नॉर्मल फोर्स
और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा याद रखिएगा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड फॉर्म में होती है, इनवर्ड नहीं होती है। एज़ यू कैन सी ये सरफेस है और इसके ऊपर ये आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा। हियर वी हैव एग्ज़ैक्टली 90 डिग्री एंगल, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स है। इन द सेम वे वी हैव मोटर बाइक, और ये आपके पास जो है शॉक की एग्जांपल है जिसके अंदर एक स्प्रिंग को अटैच किया गया है, और ये जो स्प्रिंग है ये दोनों साइडों से क्या है, फिजिकल कांटेक्ट के अंदर है, बाइंड किया हुआ है सीट के साथ और आपके लास्ट व्हील के साथ। तो एज़ यू कैन सी ये भी आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट वाली फ़ोर्स है। एक तरफ से इसको पुश मिलता है तो दूसरी तरफ से ये भी आपको कंप्रेस करके उस पुश को कम करने की कोशिश कर रहा है, और फिर एट द एंड ये रिलैक्स हो जाता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सुप्रीम फोर्स इट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट बाय कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। तो उसको हम सुप्रीम फोर्स कहते हैं। In the last figure, as you can see here in this figure, you can see here कि आपने बहुत एक मॉडर्न किस्म के ब्रिज को देख सकते हैं। दिस मॉडर्न ब्रिज इज कंटेन्स मैनी सच आयरन वाइंडिंग्स, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है एक बैलेंस किया गया एक पॉइंट के ऊपर, और एक कॉमन पॉइंट के ऊपर उन्होंने इसको बांध के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एज यू कैन सी है कि ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है इस सब का जो लोड है इस स्ट्रिंग के ऊपर है, और ये किस तरह से इनके ऊपर किया जा सकता है। एज यू कैन सी कि ये डाउनवर्ड इसका वेट है जिसको ये स्ट्रिंग्स या आपके पास केबल्स जो हैं वो सारी की सारी इनको होल्ड किए हुए बैठी हैं, और इस सेंस के अंदर ये इनको बैलेंस कर रही हैं। तो जैसे ही हम किसी स्ट्रिंग पे या केबल पे कोई लोड डालते हैं, तो उसके अपोज़ के अंदर एक स्ट्रेचनेस पैदा हो जाती है केबल वायर के अंदर, और उसको हम उसकी टेंशन कह देते हैं। एज़ यू कैन सी हियर कि आपका ये जिस तरह एक पिक्चर में आपको दिखा सकते हैं कि आपने किसी वेट को पकड़ा हुआ है कि रस्सी के साथ बंधा हुआ है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि इसका जो ऑपोज़िट एंड है, वो आपको इस रस्सी के अंदर, इस रोप के अंदर स्ट्रेचनेस दे रहा है, और उसको हम उसकी टेंशन कहते हैं। तो ये बॉडी तभी सस्पेंड रह सकती है अगर ये टेंशन और वेट जो है वो बैलेंस किया जा सके, तो फिर ही हम इसको इसके साथ लटका सकते हैं। इन द सेम वे आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द टेंशन फोर्स इट इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय अ केबल, रोप और चेन or string when they are subjected to pull. It is called the tension force. Similarly, we also have the example of non-contact forces just like the magnet वाली एग्जांपल बहुत मशहूर है। आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि हम मैग्नेट्स के साथ जो है आमतौर पे आयरन पीसेस को अपनी तरफ उनके साथ प्ले करते होते थे और देखते थे कि हम दूर से मैग्नेट को रखें तो आयरन पीस की तरफ फौरी से अट्रैक्ट हो जाता है। दैट इज़ ड्यू टू द मेन फील्ड इज़ दैट कि जैसे ही आपके आयरन पीसेस जो हैं वो या आयरन नेल जो है वो जैसे ही उस रीजन में आते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है, तो वो उसकी तरफ कॉन्टैक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एज़ यू कैन सी हियर कि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी है। ये अपनी तरफ भी चीज़ों को खींचती है और अपने से परे भी धकेलती है। ये अपने से परे तब चीज़ों को धकेलेगी अगर आपका नॉर्थ पोल के सामने आएगा तो ये एक-दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर साउथ के सामने आ जाएगा। इन द सेम वे ये एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर नॉर्थ और साउथ जो है वो एक-दूसरे के सामने आएँगे या इनका वाइस वर्सा होगा, तो तब आपके पास क्या होगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन आल्सो हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, और ये किनके दरमियान होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होती है। आप देखें डेली रूटीन के अंदर ज़्यादातर आप जैसे ही कॉम करते हैं, कॉम करने के बाद आप पेपर पीसेस के पास इस कॉम को लेके जाएँगे तो ये दोनों एक-दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये अट्रैक्शन की बुनियादी वजह ये होती है कि दोनों ही सरफेस से चार्ज हो जाती हैं, और चार्ज होने की वजह से या तो ये एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो बुनियादी वजह है, वो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उनकी वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। सो यू कैन सी हियर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखिएगा जिस तरह यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी सिमिलर चार्जेज़ एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, जबकि ये आपस में ऑपोजिट साइन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली वी हैव ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जांपल, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। आप किसी भी एयर में बॉडी को फेंकते हैं तो बॉडी दोबारा डाउनवर्ड मूव करती है। द मेन रीजन इज दैट कि अर्थ भी मास रखती है और वो बॉडी भी मास रखती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मास रखने वाली बॉडीज के दरमियान लगाया जाता है। तो वी हैव हेयर m2, वी हैव हेयर m1, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये अब एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, पुल की वजह से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन सारे एग्जांपल में अगर आप देखें तो कोई फिजिकल एजेंट और फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये दूर से ही बगैर किसी कांटेक्ट के अमल में आ रही हैं फोर्सेस, तो हम इनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। इसी तरह से ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसके अंदर आपके पास जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स के ऊपर रिलाय ना करे, बल्कि आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों। जितनी अभी मैंने बातें की हैं उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको सिंगल फोर्स के बारे में बात की है कि सिंगल फोर्स लग रही है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो एक बॉडी पे सिंगल फोर्स नहीं लग रही होती, बल्कि वी हैव मैनी फोर्सेस ऑन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन के साथ अगर हम डील करते हैं कि जिसके अंदर व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी, देन दे आर सेड टू बी द फोर्स सिस्टम। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक ही बॉडी को एट द सेम टाइम मैनी फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो हम उसे कहेंगे फोर्स सिस्टम कहेंगे। और दिस फोर्स सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज द कोप्लेनर एंड अदर इज द नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्सेस वो होंगी जिनके अंदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसके अंदर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सारे का सारा वो सेम प्लेन पे लाई करता है। जबकि जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो हैं जिनके अंदर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डज नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, तो उसको हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे। जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की भी बात की थी। इन द सेम वे वी कैन आल्सो कंप्यूट द इफेक्ट दैट कि आइदर द फोर्सेस आर प्लेनर और नॉन कोप्लेनर, और उस वाले से भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पर्टिकुलर लॉज के ऊपर बात करेंगे जो फोर्सेस पे अप्लाई किया जा सकते हैं। जैसा कि आप जान देखा है कि फोर्सेस बहुत तरह की हो सकती हैं, और तो इसका मतलब है कि वी हैव है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। इन द सेम वे वी हैव मैनी अदर कैटेगरीज ऑफ द फोर्सेस। तो उसके मुताबिक वो लॉज जो है वो जितने भी हैं वो डिफाइन किए जा सकते हैं, बट पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द Newtonian law, because Newtonian laws are engaged with the mechanical motion. So that's why हम ज़्यादातर जब भी बात करेंगे तो हम अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारी प्रेजेंट कोर्स का भी कंसर्न है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने सवालात, अपनी कन्फ्यूजन्स और डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।